नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। इस चुनाव में आर्थिक विकास एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये बताते हैं कि कैसे 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां भी अपना आर्थिक रोड मैप दिखा रही हैं। ऐसे में क्या इस चुनाव में इकोनॉमी का सिक्का चलेगा? इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। चुनाव 2024 का, लेकिन लक्ष्य 2047 का। 23 साल बाद भारत को उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने का सपना जहां आज अमेरिका बैठा है। तो क्या इसीलिए आर्थिक सवाल भारत के इस 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जिसकी चर्चा चुनावी सभाओं और चौपालों में हो रही है। पिछले 4 साल के अंदर मेक इन इंडिया से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी फर्क पड़ा है। विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। सरकार ने कदम तो विकसित भारत की ओर डाल चुके हैं, बस एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, जो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। 2047 जो 2047 बोला उसके पहले भी विकसित हो चुका है, हो सकता है जस्ट बिकॉज, और उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन आना चाहिए। सब एरियाज में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो चुका है, राइट। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। विकसित भारत का ख्वाब आज एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। संभव है कि बड़े फलक पर एक आर्थिक सपना पहली बार इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने से भारत महज 23 साल की दूरी पर खड़ा है। जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने से ही ये मुमकिन है। भारत को एक विकसित देश बनाने का एक लक्ष्य है 2047 तक। इसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी आर्थिक राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण होगा? इसको मैं तो महत्वपूर्ण मानता हूँ। आप उसको दूसरे एंगल से देखें या ना देखें, राष्ट्रवाद ना भी बोले, जो सेल्फ रिलायंस की बात होती है वो जरूरी है। सेल्फ रिलायंस के बिना कोई इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकता, और इसको हमने इग्नोर किया कई हद तक, और हम एक एक आइडियोलॉजिकल भावना में बह गए थे। हमने ये ध्यान नहीं रखा कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको आगे बढ़ाना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश ने एक बड़ा आर्थिक उछाल तब देखा जब भारत इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, और अब टॉप 3 में आने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। The development in this country in last decade has been plateau, not pyramidical. The benefit has accrued to one and all, and in every nook and corner of the country. Recent years have been a testament to India's journey from fragile 5 economies in the world. Fragile 5. We had the good fortune to be in the big 5, leaving behind Canada, UK, and France. It is a matter of time, and I can say less than 2 years, the country will be big 3 economies of the world, ahead of Germany and Japan. अर्थशास्त्र के पंडितों और बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों का मानना है कि भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने से बस 1 साल की दूरी पर खड़ा है।
खास बात यह है कि इस विकास के पीछे जो कारक काम कर रहे हैं वो शुद्ध देसी कारक हैं। वो मेक इन इंडिया है, वो निर्यात को लक्ष्य करके बनाया गया कारोबार है और वो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। इनके सामूहिक नतीजों से उम्मीदों की ऐसी किरण फूटी कि भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के क्षितिज पर एक विकसित राष्ट्र दिख रहा है। ये लगातार होते आर्थिक सुधारों और उनके प्रयासों का नतीजा है, जिससे भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कोरोना के दौरान बस एक वित्तीय वर्ष को छोड़कर हमेशा सकारात्मक रुख ही दिखाता रहा है। 2014-15 में जहां जीडीपी की दर 7.4% थी, वो 2020-21 तक आते आते 8.9% तक पहुंच गई। 7-8 वर्षों में ही जीडीपी में 2.5% की उछाल ने कोरोना काल के संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और ये सब हुआ अलग अलग सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता के कारण। पिछले 5, 7, 10 सालों में गाजियाबाद की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बदलाव आया है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर का हम लोगों की तरफ ध्यान गया है, बैंकिंग सेक्टर ने इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट्स के लिए यूपी गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज आई हैं, 24 आवर्स पावर बैकअप है। पहले गाजियाबाद में 6, 7, 8 घंटे कटौती होती थी, डीजल चलते थे, जनरेटर्स चलते थे। रोड्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि एनसीआर में गाजियाबाद सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल हब बन गया है। हमारी रोड कनेक्टिविटी, हमारे यहाँ जो है रैपिड ट्रेन आ गई है, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई है, एयरपोर्ट आ गए 2-2, तो बाहर से भी आने वाले बायर्स को बहुत सुविधा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, सरकारी विभाग हैं, उनका पूरा समर्थन और सपोर्ट हमें मिल रहा है। एक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि G20 देशों में किसी की भी रफ्तार 2024 में भारत से ज्यादा होती नहीं दिख रही है। इसका पहला फैक्टर जीडीपी की ग्रोथ रेट है, जो पिछली 3 तिमाहियों में 7.8, 7.6 और 8.4% दर्ज की गई है। दूसरा बड़ा फैक्टर गवर्नेंस है, जिसमें राजनीतिक स्थिरता के कारण आर्थिक मजबूती और स्थिरता आई है। तीसरा बड़ा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहिचक खर्च है, जिसमें सिर्फ सड़क, हाईवे और बंदरगाह ही नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। नतीजे में भारत की बेहतर ग्रोथ रेट से वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भी हैरानी में पड़ गई हैं। गोल्डमैन सैक्स हो या N&P, मॉर्गन स्टैनली या मूडीज, इनमें से मूडीज ने ही विकास अनुमान को सुधार कर 8% तक पहुंचाया था, जबकि तीसरी तिमाही में ही भारत इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। खुद वर्ल्ड बैंक इस बात की मुनादी कर रहा है कि 2023-24 में भारत की विकास दर 7.5% रहेगी। So our Amrit Kal, which from every consideration is our Gaurav Kal, in a sense, laying foundation for a developed nation in 2047. National mood in the country is one of hope and possibility. And why not? We have seen unprecedented economic rise. Those who claim to know economy, who were part of dispensation, and who thought and put it in public domain that rise will not be more than 5.5%, did not respond when the rise was over 7.5%. जब दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, उस वक्त भी भारत में मार्च में जीएसटी कलेक्शन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रहा। इस वित्तीय साल में यात्री गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई, मालगाड़ियों से रिकॉर्ड माल ढुलाई हुई। पीएसयू में लाभांश 27.5% तक पहुंच गया है। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि 2014-15 में भारत का निर्यात $310.1 बिलियन था, जो 2021-22 में बढ़कर $419.9 बिलियन हो गया। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात करें तो 2014-15 में ये $24.7 बिलियन था, जो 2020-21 में $58.8 बिलियन हो चुका है।
अर्थव्यवस्था की इस उछाल से आगे ये कोशिश भी जारी है कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द चीन से कई मामलों में आगे निकल जाए। यहाँ तक कि ट्रेड से जुड़े लोग इस पर काम कर रहे हैं। नौकरी करने की जगह नौकरी देने के आर्थिक प्रयासों को स्टार्टअप से रफ्तार मिली और यूनिकॉर्न के रूप में विस्तार। यूनिकॉर्न का मतलब वैसे स्टार्टअप वालों से है जिनका कारोबार 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो। अक्टूबर 2023 तक देश के 763 जिलों में 1,12,718 स्टार्टअप थे। भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर आ गया। अगर आप 2015 से 2022 के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो इनमें करीब 15 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान निवेशकों की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई। अक्टूबर 2023 तक भारत में 111 यूनिकॉर्न हो गए, जिनकी संपत्ति करीब $350 बिलियन हो गई। इनमें 2021 में 45 और 2022 में 22 यूनिकॉर्न पैदा हुए। यूनिकॉर्न से आगे आर्थिक विकास को छोटे छोटे शहरों और ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए एक तरफ सरकार जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम चला रही है, वहीं छोटे छोटे स्टार्टअप नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं। यहाँ आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं। मसलन नागपुर में 29 साल के ध्रुवील शेठ को देखिए। अपने 6 महीने पुराने स्टार्टअप ट्रैक्टर सेवा के जरिए अब महाराष्ट्र के गांव-गांव में किसानों को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चलित औजारों की सर्विसिंग दे रहे हैं, जिसमें निवेश करने वाले मिल रहे हैं और नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। पिछले 6 महीनों में 18 तहसीलों में, महाराष्ट्र के 18 तहसीलों में ऑलरेडी अवेलेबल है और हम लोगों ने गांव-गांव में ट्रैक्टर की सर्विसिंग के प्रॉब्लम और उनके इक्विपमेंट्स के जो फार्म मशीनरीज होती है उनके सर्विसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। और 6 महीनों के अंदर हम लोग 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लोग को IIM की वजह से मिली हुई है और ये इन्वेस्टमेंट मिल ही नहीं पाती अगर हम लोग IIM में इंक्यूबेटेड नहीं होते। ध्रुवील का दफ्तर नागपुर के मिहान इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर से संचालित होता है। नागपुर से लोकसभा सदस्य नितिन गडकरी के प्रयासों से 9 साल पहले IIM नागपुर शुरू हुआ था। अब यहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर इनफेड इन जैसे कई स्टार्टअप्स के लिए मार्गदर्शन, समस्या समाधान और फंड्स तीनों मुश्किलों का हल दे रहा है। ये IIM स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बसा है और इसके आसपास करीब 96 इंडस्ट्रीज हैं और कंपनियां हैं जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एविएशन सेक्टर के कई बड़े नाम शामिल हैं। आज से 10 साल पहले वहाँ पे हार्डली 5 या 6 हजार लोगों का रोजगार था और जो कि ये पिछले 10 साल में एक मरी हुई चीज को या एक एकदम जहाँ पे एकदम निगेटिविटी थी, आप वहां जाओ तो आपको डरावना लगता था। वहां पे अभी आप जाओ आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और करीब 40 हजार लोगों को आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहां पे है और हमको गर्व होना चाहिए। ऐसे नाम है वहां पे, HCL है, TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। सो आज मिहान को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दुनिया में या IT इंडस्ट्री में और एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए है ना, मिहान ये एक कंसिडरेशन में आ गया है जो कि कहीं तो भी दूर खो गया था। सो ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ी चीज अगर कोई ये हुई है, सो मिहान इज बैक। सड़क के दोनों तरफ जनता जनार्दन मौजूद है, जनता जनार्दन का हाथ हिलाकर अभिवादन। चुनाव के इस मौसम में नागपुर जैसे टियर 2 के शहर भी चाहते हैं कि जितनी कंपनियां वहां आई हैं उनमें और इजाफा हो ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके मिले। दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक फर्म भारतीय बाजार, कारोबार और अर्थव्यवस्था की कायल होती जा रही है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन का आकलन है कि GST जैसे सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर से भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाल फीताशाही की कमी, भ्रष्टाचार खत्म करने और व्यापार के ढांचे में सुधार से भारत ने हजारों करोड़ के NPA को प्रॉफिट में बदल दिया। इन प्रयासों से रुपया मजबूत होने और इसके अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
अभी करीब 80% वैश्विक कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले और युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों को लगता है कि पश्चिमी देश उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्योंकि चीन पहले ही अपनी विश्वसनीयता कमजोर कर चुका है, ऐसे में इस बदलते सामरिक माहौल में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपया भी आजमाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर की तरह रुपया भी एक महत्वपूर्ण करेंसी बन सकता है। अपनी आज की डेट में जो इंडियन रुपीज़ है उसमें एक ही वर्ड में चैलेंज आता है कि हमारा रुपीज़ फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है। यानी कि कोई आदमी आकर रिजर्व बैंक को डॉलर दे, मुझे रुपीज़ मिल जाए, वो नहीं मिलते हैं, या रुपये दे तो डॉलर नहीं मिलते हैं। अभी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, या परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने गुड्स की, ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए खर्चा लेते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी। तो मेरा ऐसा मानना है नई सरकार आने के बाद यूपीआई को देखते हुए कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी भी रुपये की आने की बहुत ज़रूरत है, जिससे भारत का रुपये विश्व में जैसे डॉलर चलता है ऐसे चलेगा। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट एक गरीबी मुक्त आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से लेकर 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी में बड़ी कमी आई है। पहले ऐसे लोगों की संख्या 24.85% थी, जो अब घटकर 14.96% रह गई है। यानी मोदी सरकार के 5 वर्षों के दौरान 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। उसका नतीजा लोगों की जेब पर भी दिखने लगा। मोदी सरकार के गठन के वक्त भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 86,454 रुपए थी। वहीं 2020-21-22 में ये बढ़कर 1,49,848 रुपए हो गई। अब सवाल है कि ये सब होगा कैसे? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसके लिए विकास दर को लगातार 7% तक बनाकर रखना होगा। साथ ही उन क्षेत्रों में खास काम करना होगा जो भारत को ग्लोबल सप्लायर भी बनाए और आत्मनिर्भर भी। इनमें ऑटोमोबाइल, कपड़ा, औद्योगिक मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और फर्नीचर समेत 12 सेक्टर महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टरों में उठाए गए मजबूत कदम 2047 तक भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।